हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है और मेरी उम्र 18 साल है और आरव 26 साल का बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। उसे मैं दिल में ही बहुत प्यार करती थी पर बोल नहीं पा रही थी। एक दिन उसको मैं अपनी दिल की बात बोलने के लिए उसके पास पहुंच गई और उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। हर लम्हा अब तुझसे जुड़ने की चाहत है। तू जो पास होता है दिल को सुकून मिलता है। तेरी बाहों में जैसे पूरा जहां मिल जाता है। ये शायरी सुना के उसे प्रपोज कर दी। फिर मैंने आरव की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि श्रेया उससे कुछ खास कहने वाली है। श्रेया ने धीमे से उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया। आरव मेरी बातों में खो सा गया था। उसकी आंखों में चमक थी। श्रेया की आवाज में वो खनक थी जो आरव को और करीब खींच रही थी। उसने अपने दिल की सारी भावनाओं को शायरी के रूप में बयां किया था। आरव थोड़ा चौंकता हुआ लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, श्रेया, ये जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? श्रेया ने शर्माते हुए हल्के से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। फिर उसने थोड़ा और हिम्मत जुटाते हुए कहा, तूने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। तेरी आंखों में मुझे मेरा जहां मिल गया है। तेरी हंसी की वो मासूमियत दिल को भा जाती है। तेरे करीब होने से हर दर्द छुप सा जाता है। आरव अब और कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने धीरे से श्रेया का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल के सबसे करीब हैं श्रेया। तुमने जो महसूस किया है वो मैं भी महसूस करता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। श्रेया और आरव एक दूसरे के करीब बैठे थे। दोनों की आंखों में वो अनकही बातें थीं जो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकतीं। आरव ने धीरे से श्रेया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, श्रेया, तुमने जो महसूस किया वही मैं भी महसूस करता हूँ। मेरे दिल के हर कोने में तुम्हारा नाम लिखा है। श्रेया की आंखें भर आईं। उसने नर्म आवाज में कहा, आरव, तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खुद के करीब ले आता है और तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, श्रेया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं हो, बल्कि वो ख्वाब हो जो मैंने हमेशा देखा था। तुम्हारे बिना ये ख्वाब अधूरा है। तुम्हारे बिना हर रंग फीका है। श्रेया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के इस ख्वाब को पूरा कर दें? आरव ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे बिना इस जिंदगी की कोई मीनिंग नहीं है श्रेया। तुमसे हर पल जुड़ना, हर खुशी तुम्हारे साथ साझा करना और हर गम में तुम्हारा साथ होना, ये सब कुछ मैं चाहता हूँ। उसने धीरे से श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और पास आकर कहा, क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहोगी? श्रेया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक अद्भुत चमक के साथ हाँ कहा। उसने हल्के से अपना सिर आरव के कंधे पर टिका लिया, मानो उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। उन दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी चुप्पी थी जिसमें प्यार का एक खूबसूरत एहसास था। उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के लिए प्यार का इकरार कर रही थीं। इस तरह वो दोनों उस पल में खो गए जिसमें सिर्फ अपनापन था, एक दूसरे के प्रति एक अटूट विश्वास था और जिंदगी को साथ जीने का वादा था। वो शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो भावनाएं जागी थीं, वो उजाले की तरह चमक रही थीं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उनके मिलन का गवाह बनना चाहते हों। आरव ने श्रेया को अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक गहरी ममता, एक अटूट अपनापन और सच्चे प्यार की झलक थी। आरव ने धीमे से कहा, श्रेया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दिल के इतने करीब कोई आ पाएगा। तुम्हारे बिना जैसे मेरी रूह अधूरी थी। हर सांस में तुम हो, हर ख्वाब में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा है। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है और ये कितनी गहराई तक दिल को छू सकता है। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, आरव, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। तुम्हारे साथ हर लम्हा जैसे एक सपना बन गया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुकून मिलता है जैसे मैं खुद को पा रही हूँ।
आरव ने मुस्कुराते हुए उसके आंसुओं को पोंछा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, श्रेया, इन आंसुओं में तुम्हारी वो सच्ची भावनाएं हैं जो तुम्हें और भी खूबसूरत बनाती हैं। तुमने मेरे दिल को वो छुआ है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे तुम्हारी हर बात, हर खुशी, हर दुख अपने करीब लगता है। फिर दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में ऐसा अपनापन और गर्माहट थी जैसे समय वहीं ठहर गया हो। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आरव की बाहों में सिमटकर उसने महसूस किया कि यह वही प्यार है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे, मानो दो रूहें एक दूसरे में घुलती जा रही हों। आरव ने धीरे से उसके कानों में कहा, श्रेया, ये जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हर सुबह तुम्हारे साथ जागना, हर शाम तुम्हारे साथ बिताना और हर सपने को तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हो? श्रेया ने उसकी आंखों में प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा, आरव, ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारी है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक अटूट प्यार था, एक ऐसा रिश्ता जो दोनों के दिलों में जड़ें जमा चुका था। उस रात तारे उनके प्यार की गवाही दे रहे थे और चांद उनकी खुशियों पर मुस्कुरा रहा था। उस रात का खूबसूरत आलम दोनों के दिलों में बस चुका था। आरव और श्रेया अपने अपने ख्यालों में खोए हुए एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। मगर प्यार जितना गहरा था, उतनी ही उसमें एक नाजुकता भी थी, एक ऐसा एहसास जो उनके दिलों के करीब था लेकिन अनकहा था। अचानक दूर कहीं से एक धीमा, मधुर गाना बजने लगा। वो गाना मानो उनके दिलों की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। गाने के बोल थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। उस गाने ने दोनों के दिलों को जैसे छू लिया। एक तरफ प्यार की गहराई थी और दूसरी तरफ एक अदृश्य डर भी था। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी भी थी, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। आरव ने उसकी इस झिझक को महसूस कर लिया और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। आरव ने धीरे से पूछा, श्रेया, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में कोई अनकहा सवाल है? क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो? श्रेया ने थोड़ी देर खामोशी में उसके हाथों को महसूस किया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि ये सब एक सपना ही तो नहीं। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमारे बीच उम्र का ये फासला, क्या ये हमारे रिश्ते में कभी कोई बाधा बनेगा? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीरता से कहा, श्रेया, प्यार में उम्र, समाज या किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं होती। हमारा रिश्ता दिलों का है और ये हर बाधा से ऊपर है। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। लेकिन श्रेया के मन में अनजानी उलझनें अब भी बाकी थीं। उसने धीमे से कहा, लेकिन आरव, समाज की सोच, हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां, क्या हम इन सब का सामना कर पाएंगे? आरव ने उसकी चिंता को समझते हुए उसे और करीब खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, श्रेया, मैं जानता हूं कि ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये रिश्ता हमारा है और इसे हमें निभाना है। उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक समझ, एक वादा और अपने रिश्ते की मजबूती थी। बाहर मौसम बदल रहा था, जैसे बारिश की बूंदें उनकी भावनाओं को छूकर उनकी सच्चाई का इम्तिहान लेने आई हों। बारिश की हल्की बूंदें उन दोनों पर गिर रही थीं और दोनों ने एक दूसरे को थामे रहने का वादा कर लिया था। बरसात की वो पहली बूंद तेरे साथ इस जिंदगी का एहसास बनकर आई है। तेरे बिना ये सफ़र अधूरा था, पर अब जैसे ये सफ़र मुकम्मल है। उस रात बारिश की हर बूंद उनके रिश्ते की मजबूती और अपनेपन का गवाह बन रही थी और दोनों ने एक दूसरे के बिना ना जीने का एक नया इरादा कर लिया था। बारिश की बूंदें जैसे जैसे तेज होती जा रही थीं, आरव और श्रेया उस पल में खोए हुए थे। उनके बीच जो वादा था वो हर बूंद के साथ और गहराता जा रहा था। उनकी आंखों में अनगिनत ख्वाब थे और दिलों में अनगिनत एहसास। बारिश ने जैसे उनकी भावनाओं को और भी निखार दिया था। आरव ने श्रेया के चेहरे को अपने करीब लाते हुए कहा,
तेरे साथ हर लम्हा यूं गुजारना चाहता हूँ। तेरे हर दर्द को अपना बनाना चाहता हूँ। कभी दूर ना हो ये तुम्हारी हंसी, तेरी मुस्कान में ही मुझे मेरा जहां नजर आता है। श्रेया की आंखों में आरव के शब्दों ने जैसे प्यार की एक और लहर जगा दी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हो मेरे हर ख्वाब का इकरार। तेरे बिना ये दिल भी है बेकरार। तेरी बाहों में ही है मुझे सुकून मिलता। तेरे बिना ये जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती है। आरव ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे अब कभी न छोड़ेगा। उसके दिल में एक ऐसा एहसास था जैसे वो इस प्यार को हर हाल में संभाल कर रखना चाहता था। लेकिन उसी पल श्रेया ने हल्की सी चिंता के साथ उसकी ओर देखा और बोली, आरव, मुझे कभी कभी डर लगता है। प्यार की ये राह जितनी खूबसूरत है उतनी ही जटिल भी है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा, जो हो साथ तेरा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। तेरे बिना तो ये जिंदगी भी वीरान हो जाती है। चाहे जो भी हो, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। तू मेरी धड़कन है, मैं तुझे हर कदम पर संभाल लूंगा। उनकी बातों में अब एक अनकही कस्में और वादे बंध रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को भीगी हुई बारिश में थामे रखा। प्यार में मुश्किलें होंगी, ये हमें भी पता है, पर एक दूसरे का साथ रहेगा, ये हमारा वादा है। तेरी हर खुशी, हर दर्द में मैं शामिल रहूंगा। तेरी बाहों में ही इस जिंदगी का हर लम्हा जीऊंगा। बारिश की उन बूंदों में जैसे उनके प्यार की कस्में घुल गई थीं और दोनों ने एक दूसरे के साथ उस पल को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना दिया। आरव और श्रेया बारिश में भीगे हुए एक दूसरे को थामे खड़े थे। उनकी नजरों में गहरी मोहब्बत और दिल में एक अनकहा वादा था। जैसे जैसे बारिश की बूंदें तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे उनका प्यार भी गहराता जा रहा था। हर बूंद उनके रिश्ते की ताकत और उनके वादों की गहराई को बयान कर रही थी। तभी आरव ने श्रेया की ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में कस कर पकड़ते हुए कहा, श्रेया, मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलने का वादा करता हूं। तुम ही मेरे हर ख्वाब की हकीकत हो। श्रेया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे दिल के इतने करीब आ सकता है। तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। तुमसे बिछड़ने का ख्याल भी मुझे डराता है। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तेरे बिन ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। हर लम्हा अब तुझसे जुड़ने की चाहत है। तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा सपना है। तेरी बाहों में जैसे पूरा जहां अपना है। श्रेया की आंखों में प्यार और आंसू दोनों एक साथ छलक आए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहने का ख्वाब मेरे दिल में हर रोज सजता है, पर हमें समझना होगा कि ये राहें आसान नहीं हैं। हमारा समाज, हमारे परिवार, ये सब भी हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे वादा नहीं कर रहा श्रेया, मैं तुम्हें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में थामे रखने की कस्में खा रहा हूं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्रेया ने थोड़ी देर खामोशी में उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे हर दर्द की दवा हो। तुम्हारे बिना ये दिल खामोश है। तेरे संग हर गम भी आसान लगे। तेरे बिना ये जहां भी खाली है। तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान में बादल हट रहे थे और चांद की हल्की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। वो एक दूसरे के करीब खड़े पूरी दुनिया को भूल चुके थे। आरव ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फुसफुसाते हुए कहा, श्रेया, हम इस चांद के जैसे रहेंगे। हर रात, चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हमारे बीच ये रोशनी हमेशा बनी रहेगी। ये हमारा प्यार है जिसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उस पल उन दोनों ने एक दूसरे को थामे रहकर उस रात को अपने प्यार की सबसे खूबसूरत याद बना दिया। दोनों के बीच जो वादे और अपनापन था, वह अब अनकहा था, लेकिन अमिट था। ये कहानी दो दिलों की गहरी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए समर्पण की कहानी है। इसमें प्यार की वह खूबसूरत झलक है जिसमें दो लोग न केवल एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बल्कि हर मुश्किल और बाधा के सामने खड़े रहने का वादा भी करते हैं। इस रिश्ते में अपनापन, ईमानदारी और मजबूती की मिसाल है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार में सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए निस्वार्थ समर्पण और संघर्ष भी शामिल होता है। जब दो लोग सच्चाई और ईमानदारी से एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन के उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। ये वो दिन था जब हम दोनों ने एक दूसरे के करीब होने की कोशिश में अपने दिल की धड़कनों को शायद कुछ पल के लिए अपने मर्यादाओं से परे महसूस किया। उस दिन स्कूल से घर लौटते समय मैं थका हुआ था, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। शाम का वक्त था और सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैली हुई थी। जब मैंने रसोई की तरफ कदम बढ़ाए तो मुझे एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी जो मेरी सौतेली माँ के कमरे से आ रही थी। उस आवाज में एक ऐसी कशिश थी जिसने मुझे अनजाने में ही उनकी ओर खींच लिया। उनका कमरा थोड़ा सा खुला था और मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं, पुराने एल्बम को अपने हाथों में थामे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में जैसे कोई भूली बिसरी यादें तैर रही थीं। धीरे धीरे मैंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। वो चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे अंदर बुलाया। दोस्तों, आप सबसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। उस शाम हमारी बातों में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। मैं उनके पास बैठ गया और हमने मिलकर एल्बम के पन्ने पलटे। हर तस्वीर के साथ उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी मुझे सुनाई। उनकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे एक नए एहसास से भर रही थी। हमें पता था कि हम दोनों के बीच एक बंधन है, लेकिन उस पल में वो बंधन और भी गहरा महसूस होने लगा। उनकी आंखों में एक नमी थी और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी। हमें दोनों को ही एहसास था कि यह रिश्ता मर्यादा से परे नहीं जा सकता, लेकिन उस शाम की नरम रोशनी में ऐसा लगा मानो हमारे दिल अपनी अपनी सीमाएं भूलने को तैयार हो रहे थे। हमारे बीच अनकही बातों की एक अनदेखी डोर थी जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने उनका हाथ छुआ, उन्होंने हल्के से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उनकी आंखों में जो देखा वो शायद हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाएगा। हम दोनों ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ लिया। एक पल में जैसे हमने तय किया कि यह एहसास चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, हमें अपने रास्ते पर ही रहना है। उस शाम ने हमें एक दूसरे के दिल के करीब ला दिया था, लेकिन हम दोनों ने अपने मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं किया। उस शाम के बाद से हमारे बीच की नज़दीकियां कुछ और गहरी हो गईं। हमारी मुलाकातें अब थोड़ी और लंबी होने लगीं और हर बात में एक अनकहा आकर्षण महसूस होता था। एक दूसरे की उपस्थिति में हमें ऐसा लगता मानो हर चीज़ थम सी गई हो। एक शाम जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखा। उनके हाथों में 2 कप कॉफ़ी थी। उन्होंने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और पास बैठ गईं। हमने कॉफ़ी का पहला घूंट लिया, लेकिन हमारे बीच की खामोशी में जो कहा नहीं गया वही शायद सबसे ज़्यादा असरदार था। वो मेरी आंखों में देखतीं और मैं उनके। एक अजीब सा अपनापन था जो शब्दों के बिना भी गहरा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक कहानी सुनानी शुरू की, अपने बचपन की, अपने सपनों की। जैसे जैसे वो बोलती गईं, उनके चेहरे पर एक मासूमियत उभर आई और मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक अनकहा बंधन बनता जा रहा था। हमने एक दूसरे की हर बात को ध्यान से सुना, हर हंसी को साझा किया और हर एहसास को महसूस किया। एक दिन जब हम दोनों बगीचे में टहल रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। अनजाने में ही शायद उनके करीब होने की चाहत मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी झलक थी, मानो वो भी इसी एहसास से गुजर रही हों। हम दोनों ने उस पल को पूरी तसल्ली से जिया, लेकिन हमारे बीच की यह अनकही दूरी शायद हमें यह याद दिलाने के लिए थी कि हमें अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना है। हमें पता था कि यह रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, इसे शब्दों में नहीं ढाल सकते। उनकी नज़दीकी में एक सुकून था और हमारी हर मुलाकात में एक नयापन। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे बीच की यह कहानी हर मुलाकात के साथ और गहरी होती गई। उस शाम के बाद जैसे हमारे बीच खामोशी भी बातचीत करने लगी थी। मैं अक्सर खुद को उनके पास होने का बहाना ढूंढते हुए पाता और ऐसा ही उनके साथ भी था।
अब हमारे बीच हर मुलाकात में एक अनकहा इंतजार शामिल हो गया था, एक अनकही उम्मीद की शायद अगली बार हम और करीब आएंगे। एक दिन बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा था और घर में एक सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर बारिश को देख रहा था। तभी उन्होंने कमरे में कदम रखा। उनके हाथ में एक मोटी शाल थी। धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने शाल मेरे कंधों पर डाल दी और पास बैठ गईं। बारिश की हल्की बूंदों की आवाज के बीच हम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के करीब आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अपनी पसंदीदा किताब सुनाने का सुझाव दिया। मैंने किताब खोली और हम दोनों के बीच किताब के शब्द एक नया रिश्ता बुनने लगे। हर पंक्ति, हर लफ्ज में एक अपनापन था, जैसे वो कहानी हमारी ही हो। जैसे ही मैं पढ़ता गया, उन्होंने अपने सिर को हल्के से मेरे कंधे पर टिका दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संयम में रखा। हम दोनों उस पल में जैसे खो गए थे। हर पन्ना पलटने के साथ हमारे बीच की दूरी कम होती गई और हम बिना कुछ कहे ही सब कुछ महसूस करने लगे। वो पल, वो खामोशी, वो सुकून, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि शब्द बेमानी लगने लगे। बारिश अब भी हो रही थी और हम दोनों उस सुकून भरे एहसास में खोए हुए थे। ये जानने के बावजूद कि हमें इस रिश्ते को सीमाओं में बांधे रखना है, हमारे दिल शायद उस पल में कुछ और ही चाह रहे थे। इस एहसास में एक जादू था, एक मिठास थी और एक ऐसा अपनापन था जो किसी भी शब्द से परे था। बारिश की उस शाम के बाद जैसे हमारे रिश्ते में कुछ नया खिल गया था। हम दोनों के बीच अनकहे एहसासों का एक पुल बनने लगा था, जिसे पार करने की चाह तो थी, पर संकोच भी था। हर मुलाकात में हम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, लेकिन एक अनदेखी लकीर हमें रोक भी देती। शायद यह एहसास ही था कि हम अपनी सीमाओं से भले ही बंधे थे, लेकिन हमारे दिल अब पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। एक शाम जब घर में सिर्फ हम दोनों थे, उन्होंने मुझे रसोई में मदद करने के लिए बुलाया। हल्की हल्की धुन बज रही थी और वो मुस्कुराते हुए सब्जियां काट रही थीं। उस हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। मैं भी पास आकर उनके साथ काम में लग गया, लेकिन मन में एक अनजानी हलचल थी। काम करते करते हमारे हाथ अचानक एक साथ सब्जी पर पड़ गए। वो क्षण मानो ठहर सा गया। हमारे हाथ एक दूसरे को छूकर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनकी आंखों में झांका और वो हल्का सा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कान में एक झिझक थी, एक अनकहा भाव जो उनकी आंखों में झलक रहा था। उस पल में हम दोनों अपने मर्यादाओं की सीमा भूलने के कगार पर थे। मैंने धीरे से उनके हाथ को अपनी पकड़ में लिया। हमारी धड़कनें जैसे एक लय में चलने लगीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारे बीच की सभी दूरियां मिट चुकी हों। हम दोनों को पता था कि यह रिश्ता हमेशा शब्दों से परे रहेगा, लेकिन उस क्षण में हम दोनों जैसे अपने ही बंधनों से मुक्त हो गए थे। जैसे ही हमने यह एहसास किया, वो हल्के से मुस्कुराईं और अपना हाथ छुड़ा लिया। हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदला था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। वो एक पल हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस चुका था, एक ऐसा एहसास जिसे न तो भुलाया जा सकता था और न ही किसी शब्द में ढाला जा सकता था। उस शाम के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के करीब तो आए, पर हर बार मर्यादाओं की उस दहलीज पर ही ठहर गए। शायद यही हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात थी, एक अनकहा, अनदेखा पर बेहद गहरा बंधन जो हमें हर बार करीब लाकर भी दूर कर देता था। बारिश की उस शाम के बाद से ही हमारे बीच एक अनकहा एहसास गहरा हो गया था। हम दोनों जानते थे कि एक दूसरे के लिए दिल में कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसे नाम देना शायद मुमकिन नहीं था, मगर इस एहसास के साथ साथ यह भी समझते थे कि यह रिश्ता सीमाओं और मर्यादाओं के भीतर ही रहना चाहिए। फिर एक दिन सुबह की हल्की धूप में हम दोनों बगीचे में बैठे थे। हवा में गुलाब की खुशबू बसी हुई थी और चारों ओर एक सुकून भरी खामोशी थी। वो चुपचाप किताब पढ़ रही थीं और मैं बस उनकी तरफ देखता रहा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे हर बार उनकी ओर खींचता था, एक कोमलता, एक गहराई जो उन्होंने शायद किसी से साझा नहीं की थी। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे से मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, इस रिश्ते में अनकहे शब्दों का अपना ही मजा है। यह एहसास हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन यह समझ भी कि यह एहसास सिर्फ हमारे दिलों तक ही सीमित रहेगा।
उनकी बातों में एक सच्चाई और एक अपनापन था। उनके शब्दों ने मेरी भावनाओं को ठहराव दिया, जैसे उन्होंने हमारे रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ दे दिया हो। उस दिन के बाद से हम एक दूसरे के साथ बहुत सहज हो गए थे। हमारे बीच अब एक अनकहा विश्वास था, और उस विश्वास में एक ऐसी गहराई थी जो रिश्ते को मर्यादित ढंग से निभाने की शक्ति भी देती थी। कभी कभी उनकी हंसी सुनकर दिल में एक मीठा सा दर्द होता, और कभी उनके साथ बिताए पलों को याद कर एक सुकून महसूस होता। वो मेरे लिए अब सिर्फ एक पारिवारिक सदस्य नहीं थीं, वो मेरी सबसे खास दोस्त बन गई थीं। एक ऐसी दोस्त जिनके साथ मैं अपने हर सुख दुख को बांट सकता था। हमारे बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ उन पलों की मिठास थी जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब बनाए रखती थीं। समय के साथ हमने इस अनकहे रिश्ते को एक नई परिभाषा दे दी थी, एक ऐसा बंधन जिसमें प्रेम था, अपनापन था और सबसे बढ़कर एक गहरी समझ थी। अब हमें यह एहसास हो गया था कि हमारे बीच का यह रिश्ता बिना किसी सीमा के पार किए ही सबसे खूबसूरत और सच्चा था। उस दिन के बाद हमारे बीच की समझ और भी गहरी हो गई थी। हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारे बीच का यह अनकहा बंधन, यह अनदेखा पुल हमें एक सुकून देता था, एक ऐसा सुकून जो शायद किसी रिश्ते में बंधने पर नहीं मिलता। फिर एक शाम हम दोनों बगीचे में बैठे थे। आसमान में हल्की शाम की रोशनी थी और चारों ओर एक सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी। उन्होंने अचानक मेरे हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया। उनका स्पर्श बिल्कुल कोमल था, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई हो। हमारे बीच यह एहसास अब भी था, लेकिन अब हम इसे समझ चुके थे और इसे अपने दिल में बिना किसी उलझन के रख चुके थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराईं और बोलीं, कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं, ये रिश्ते दिल में बसे रह जाते हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हमें इन्हें जीने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने की होती है। उनके शब्दों में एक गहरी समझ थी, एक ऐसा अपनापन जो हर रिश्ते में नहीं मिलता। उस शाम जैसे हमारे बीच की सभी बातें और सभी अनकही भावनाएं एक सुकून भरी शांति में घुल गईं। हम दोनों जान गए थे कि हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही अनकहा बंधन था। इस रिश्ते में जो अपनापन और गहराई थी वो शायद किसी अन्य रिश्ते में नहीं मिलती। वक्त ने हमें समझा दिया था कि यह अनकहा रिश्ता हमारे दिल में हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा। उस शाम के बाद हम एक नए विश्वास के साथ अलग हुए कि हमारे बीच का यह अनकहा बंधन हमेशा रहेगा, एक सजीव एहसास बनकर, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में नहीं बंध सकता। यही हमारी कहानी थी, अनकहे एहसासों की दहलीज पर खड़े एक खूबसूरत रिश्ते की कहानी जो सदा के लिए हमारे दिलों में बसे रहने वाली थी। मेरा नाम पूजा है और मैं 32 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरा 1 साल का बेटा भी है। मैं दिखने में अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हूँ। इसी वजह से सोहम ने यह भी नहीं सोचा कि मैं उसकी सगी चाची लगती हूँ। वैसे मैंने भी उसे बहुत समझाया कि अगर उसके घर में उसके चाचा को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन सोहम नहीं माना और वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इसलिए आखिरकार मुझे ही हाँ कहनी पड़ी और फिर सोहम ने मेरे साथ पूरे 1 महीने तक। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, हमारे शहर में कपड़े की दुकान है, इसलिए मैं और मेरा पति सूरज 2 साल से गांव छोड़कर हम शहर ही रहने आ गए थे। इस बार सोहम अपने स्कूल की छुट्टी बिताने हमारे पास आया था। सोहम मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा है। वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसे अब की बार 1 महीने की छुट्टियां मिली थीं, इसलिए वह छुट्टियां एंजॉय करने के लिए हमारे पास आ गया। जब सोहम आया तो उसे लेने के लिए बस स्टॉप पर मैं ही गई थी, क्योंकि मेरे पति मुकेश तो हमेशा की तरह दुकान पर ही थे। मैं जब सोहम को बस स्टॉप से लेने के लिए गई थी तो मैंने जीन्स और टी-शर्ट पहन ली थी, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ और मेरे पति भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। बस स्टॉप पर बैठा हुआ मेरा ही इंतजार कर रहा था। अब मैं आपको सोहम के बारे में बताती हूँ। वह मेरे जेठ जी का लड़का है जो कि गांव में रहते हैं। मैंने दूर से ही उसे आवाज लगा दी, लेकिन सोहम मुझे जीन्स में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया
और इधर उधर देखने लगा। जब मैंने उसे हाथ से इशारा किया तब वह मेरे पास आया और पास आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और गले से लगाकर कहा कि यार अब बस भी करो। सोहम, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूं। तभी सोहम ने हंसते हुए कहा कि नहीं चाची, आप तो अभी भी 18 साल की लग रही हो। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अगर आपने सिंदूर ना लगाया होता तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे की मां हो। तो मैंने सोहम को सहलाते हुए कहा कि अब बस भी करो, इतना भी झूठ मत बोलो यार। तुम्हारे चाचा तो कहते हैं कि अब मुझ में वह बात नहीं रही। तभी सोहम बोला कि सच कह रहा हूं चाची, आप बहुत क्यूट लग रही हो। मैं तो सोहम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मेरे पति तो मेरी तारीफ करते ही नहीं थे। वह तो बस अपना काम निकालते और सो जाते। घर आते वक्त सारे रास्ते सोहम ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। मैंने सोहम को बोला कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो जो गुम हो जाओगे। तभी सोहम बोला कि फिर क्या हो गया चाची, कौन सा आपका हाथ मैला हो रहा है। सोहम की हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी और ऊपर से मैंने भी आज साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा था। घर पहुंचते ही सोहम नहा लिया। मैंने उसके लिए चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना दिया। इसके बाद हम दोनों ने बैठकर चाय पी। फिर मैंने सोहम से अपनी जेठानी और जेठ जी का हालचाल भी पूछा और सूरज को भी फोन करके बता दिया कि सोहम आ चुका है। मेरा बेटा भी अभी तक सो रहा था। वैसे मेरे बेटे का नाम आर्यन है, लेकिन हम उसे प्यार से अंशु कहते हैं। फिर बातों ही बातों में मैंने सोहम से पूछ ही लिया कि अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या फिर सिंगल ही घूम रहे हो। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोहम तो शर्माने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि अब बता भी दो ना यार, इतना क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैं कौन सा जिठानी जी को बताने वाली हूं। सोहम बोला कि नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, एक लड़की है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। तभी मैंने हंसते हुए बोला कि अच्छा, इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो सोहम बोला कि कुछ करना तो छोड़ो चाची, मैंने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। सोहम की ऐसी बातें सुनकर मेरा तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। बातें करते करते कब 5 बज गए हमें पता ही नहीं चला और मेरा बेटा आर्यन भी जाग गया। इसलिए सोहम उसके साथ खेलने लगा और मैं घर का काम करने में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद सोहम आर्यन को मेरे पास लाया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा रो रहा था। सोहम बोला कि चाची, बहुत देर हो गई है, यह चुप नहीं हो रहा है, अब आप ही इसको संभालिए। जब मैंने आर्यन को लिया तो मुझे पता चल गया कि वह भूखा है, क्योंकि आज दोपहर को भी मैंने उसे दूध नहीं दिया था। इसीलिए मैं रसोई में ही उसे दूध पिलाने लगी। मैं जब अपने बेटे आर्यन को दूध पिला रही थी तो सोहम मेरी ही तरफ देख रहा था, और जब मैंने सोहम की तरफ देखा तो उसने नजरें घुमा दी। मैं समझ चुकी थी कि सोहम के मन में क्या चल रहा है। मेरे देखते ही सोहम वहां से जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया कि कोई बात नहीं। सोहम, क्या हो गया है तुम्हें? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है यार। उसके बाद मैंने सोहम को बोला कि आर्यन को बेड पर लेटा दो, अब ये कई घंटों तक नहीं जागेगा। फिर मैंने सभी के लिए खाना बना लिया और इतने में सूरज भी दुकान से आ गए थे, तो वह भी नहाकर खाना खाने के लिए बरामदे में आ गए। खाना खाने के बाद सूरज ने राहुल से थोड़ी देर तक बातें की। उसके बाद मैंने रसोई का काम समेट दिया और फिर सूरज अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि वह दिन भर काम की वजह से थक जाते हैं। इसके बाद मैंने हमारे पास वाले कमरे में सोहम के लिए बिस्तर लगा दिया, क्योंकि बाहर अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। तब तक सूरत ने आर्यन को भी झूले में सुला दिया था और वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब मैं जूड़ा बनाते हुए बेड पर पहुंची तो मैंने देखा कि सूरज तो मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे। यह देखकर मेरी तो सारी फीलिंग ही मर गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से सूरज थोड़ा टेंशन में थे। शायद दुकान सही नहीं चल रही थी। फिर मैंने भी उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं भी मायूस होकर लेट गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो सोहम भी आया हुआ है, तो मैं टाइम पास करने के लिए उसके कमरे में चली गई। सोहम बेड पर लेटा हुआ फिल्म देख रहा था और मुझे देखकर एकदम से बैठ गया और बोला कि अरे चाची, क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तो मैं बोली कि कुछ नहीं, वह मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। वैसे क्या देख रहे हो? तुम तो सोहम बोला कि कुछ नहीं,
बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फिल्म चला ली। तो मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अच्छा, कौन सी फिल्म देख रहे हो? कहीं वह वाली फिल्म तो नहीं चला रखी है? तो सोहम शर्माते हुए बोला कि नहीं चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो मैंने उसे कहा कि क्यों, क्या हो गया? क्या तुम इंग्लिश फिल्में नहीं देखते? तो सोहम बोला कि हाँ, वो कभी कभार देख लेता हूं। फिर सोहम ने भी मुझसे पूछ लिया कि आप भी देखती हो चाची? तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं भी कभी कभार तुम्हारी तरह ही देख लेती हूं। फिर सोहम बोला कि सच में चाची, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कि जी करता है आपसे सारी रात ऐसे ही बातें करता रहूं। तो मैं हंसते हुए बोली कि अभी 1 महीने तक रुकोगे तो तुम भी मेरी बातों से ऊब जाओगे, जैसे तुम्हारे चाचा बोर हो गए हैं। फिर सोहम धीरे से बोला कि चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तो? मैंने उससे कहा कि हाँ, बोलो सोहम, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? तो सोहम बोला कि चाची, अगर आपके पास पड़ोस में कोई आपके जैसी हो तो मुझसे सेठ करवा दो ना, प्लीज। मेरी भी छुट्टियां आसानी से गुजर जाएंगी। तो मैं भी नखरे दिखाते हुए बोली कि अच्छा बेटा, इतनी देर से बोल रहे थे कि आप बहुत प्यारी हो, क्यूट हो। अगर मैं तुम्हें इतनी ही क्यूट लगती हूं तो फिर आस पड़ोस में क्यों? मुझ में क्या बुराई है? तभी सोहम मुस्कुराते हुए बोला कि चाची, कैसी बातें कर रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैं मुंह फुलाते हुए बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा? तबीयत से तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह जब मैं आर्यन को दूध पिला रही थी तो तुम किधर देख रहे थे? और जब मैं फर्श पर पोंछा लगा रही थी तब क्या कर रहे थे? और अब मेरे सामने भोले बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी इतनी सारी बातें सुनकर सोहम के तो चेहरे पर 12 बज गए और वह बोला कि सॉरी चाची, सॉरी। आप तो बुरा ही मान गई यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मैंने सोहम से कहा कि नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, पहले तो गुस्सा दिला देते हो और उसके बाद सॉरी बोलकर हमें ही शर्मिंदा कर देते हो। फिर सोहम ने मुझे खुश करने के लिए कहा कि चाची, गुस्से में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तो मैं बेड से खड़ी होते हुए बोली कि अब बस करो, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है और अब सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही मैं जाने लगी तो सोहम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि चाची, अब तो हम फ्रेंड बन चुके हैं ना, तो फिर बताओ मुझे आपके साथ कब मौका मिलेगा? फिर मैंने भी सोहम का जी जलाते हुए कहा कि इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा। और यह कहकर मैं हंसती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर सुबह मैं भी लेट उठी थी। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक सूरज भी बाहर से घूम कर आ चुके थे और वह सोहम को भी अपने साथ ले गए। सोहम की आंखों में अभी भी नींद दिखाई दे रही थी। मैंने सूरज को बोला भी था कि बेचारे सोहम की नींद क्यों खराब कर रहे हो, देखो जरा उसकी आंखें अभी भी लाल हो रही हैं। तो सूरज मुस्कुराते हुए बोले कि कुछ नहीं होगा, संजना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और वह चाय पीने लगे। इतने में आर्यन भी जाग चुका था, इसलिए मैं भी उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद सूरज बोले कि पूजा, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। आज सोहम को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, यह भी दुकान देख आएगा। जैसे ही उन्होंने सोहम को साथ ले जाने की बात कही, मेरे तो सारे सपने ही ठंडे पड़ गए। मैंने सूरज को कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल ही तो आया है बेचारा, आराम से दिखा देना। तो सूरज बोले कि ऐसे ही घर पर बोर होता रहेगा, दुकान में रहेगा तो उसका मन भी लगा रहेगा। तो मैं गुस्से में सूरज को डांटते हुए बोली कि मेरा क्या, मैं तो रोज घर पर बहुत बोर होती हूँ। मैंने सोचा कि सोहम आया है तो शायद कुछ दिन मस्ती से निकल जाएंगे, लेकिन अब आप इसे भी साथ ले जा रहे हो। मेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद सूरज ने मेरे गाल खींचते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, नहीं ले जा रहा हूँ। अब तो गुस्सा मत करो, लेकिन सच कहूँ तो तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर मैंने उन्हें मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी झूठी तारीफें भी मत करो। अब जब आपने मन बना ही लिया है तो दुकान घुमा ही लाओ, फिर कहोगी कि मैं आपकी सुनती नहीं हूँ। फिर मैंने दोनों का खाना पैक कर दिया और वह दुकान चले गए। शाम को आते ही सूरज तो हमेशा की तरह नहाने चले गए, लेकिन सोहम सीधा ही रसोई घर में आ गया, क्योंकि मैं वहां पर रोटियां बना रही थी। आते ही सोहम ने मेरे कंधे पर सर रखा और बोला कि चाची, आज तो आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो मैं बोली कि हाँ, मुझे पता है,
लेकिन पहले तुम ये बताओ कि सेफ्टी लेकर आए हो या नहीं। तो सोहम बोला कि हाँ चाची ले आया। फिर मैंने सोहम को बोला कि तुम जल्दी से नहा लो, फिर हम खाना खा लेते हैं। जब तक सोहम नहा कर आया तब तक सूरज तो खाना खा चुके थे और आर्यन के साथ खेल रहे थे। फिर मैंने सोहम के लिए भी खाना लगा दिया और रस में बर्तन साफ करने लगी। खाना खाने के बाद सोहम भी बर्तन लेकर रसोई में आ गया और मुझे काम करता हुआ देखकर बोला कि चाची आप इतना काम करती हो तो थक जाती होंगी, लाइए मैं भी साफ कर देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो अब चाची को इम्प्रेस कर रहे हो। तो सोहम बोला कि चाची ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल आप पर कुछ ज्यादा ही दुलार आ रहा है। तो मैंने भी सोहम को छेड़ते हुए कहा कि मैं जानती हूँ सोहम इतना दुलार क्यों आ रहा है। ऐसा सुनकर सोहम की भी हंसी निकल पड़ी और वह बोला कि आप भी ना चाची हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो सूरज मेरा ही इंतजार कर रहे थे और आर्यन को उन्होंने हमेशा की तरह सुला दिया था। कमरे में जाते ही मैंने सूरज से पूछा कि क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं? तुम तो सूरज बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने भी नाक चिढ़ाते हुए कहा कि अच्छा, और इतने दिन मुझे नहीं आती थी, उसका क्या? तभी सूरज बोले कि पूजा तुम्हें तो पता ही है पिछले कुछ दिनों से दुकान का काम सही नहीं चल रहा है, इसलिए बस टेंशन में था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। आज काफी दिनों बाद सूरज का मन किया था, इसलिए मैं भी बहुत खुश थी। फिर सूरज ने आधे घंटे तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार मुझे ही हार माननी पड़ी। आज काफी दिनों बाद सूरज ने मुझे इतना समय दिया था, नहीं तो वह 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। इसके बाद हम बातें करते करते सो गए और सोहम का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। फिर सुबह जब मैं सोहम को चाय देने गई तो उसने चाय भी नहीं पी। मुझे पता था कि वह रात के लिए गुस्सा है, तो मैंने उसे मनाते हुए पूछा कि क्या बात है। सोहम, लगता है अपनी चाची से नाराज हो। मेरे इतना कहते ही सोहम बोला कि रात को आप आई क्यों नहीं थी? चाची पता है मैं आपका 1 बजे तक इंतजार करता रहा। उसकी बात को सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हम करने वाले हैं वह कितना गलत है। क्योंकि कई दिनों बाद मेरा नशा उतरा था, इसलिए मैंने सोहम को प्यार से समझाने की भी कोशिश की और उससे माफी भी मांगी। तभी सोहम बोला कि चाची आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है रात को चाचा जी ने आपको सोने नहीं दिया, इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कल देख लेना या फिर परसों टाइम निकाल लेना, मगर आप ऐसी बातें मत कीजिए। सोहम की बेचैनी देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं जान चुकी थी कि सोहम नहीं समझने वाला। इतने में ही सूरज ने आवाज लगा दी कि पूजा जल्दी से खाना तैयार कर दो, आज मुझे जल्दी जाना है। फिर मैं रसोई में चली गई और सूरज के लिए खाना पैक कर दिया। सूरज जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए, आज भी सोहम को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं जानती थी अगर वह घर पर रहेगा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी सूरज बोले कि यह क्या बात हुई? कल तो तुम कह रही थी कि उसे घर पर रहने दो और आज साथ ले जाने की बात कर रही हो, और सोहम का भी कल दुकान पर मन नहीं लग रहा था। इतना कहकर सूरज तो चले गए। सूरज के जाते ही सोहम मेरे पीछे रसोई में आ गया और मुझे मनाने की कोशिश करने लगा कि प्लीज चाची मान जाइए ना। सोहम का ऐसा हाल देखकर मुझे भी लगने लगा था कि अब वह नहीं मानने वाला, और इसका कारण भी मैं ही थी। इसलिए थक हार कर मैंने सोहम को हाँ बोल दिया कि अच्छा बाबा ठीक है, सोहम चलो फिर कमरे में चलते हैं। लेकिन उस समय मेरी आंखों में न जाने क्यों खुशी की जगह आंसू थे, जिन्हें देखकर सोहम बोला कि चाची आप खुश नहीं हो क्या? सोहम के इतना कहते ही न जाने क्यों मुझे रोना आने लगा और मैं उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि प्लीज सोहम मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। जिस दिन तुम घर आए थे तुम्हें देखते ही मेरे मन में हलचल सी पैदा होने लगी थी। न जाने क्यों मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सब ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। सोहम तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारे साथ में ये सब, अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना सुनने के बाद एक पल भी सोहम वहां नहीं रुका।
उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें मेरी कुछ गलतियों और फीलिंग की वजह से एक सुंदर सा टूट गया। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैंने अभी तक यह नहीं समझा था कि मेरे पति की बात का मतलब क्या है, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कान ने मेरा दिल तेजी से धड़काना शुरू कर दिया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक और ख़ास था कि मैं खुद को पूरी तरह से उनके हाथों में सौंप चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास खींचा और मेरी आंखों में गहराई से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहते हों, जहां सिर्फ हम दोनों थे। तभी मेरे पति ने अपने दोस्त मयंक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन बहुत खास है और मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मयंक ने मुस्कान दी और कमरे से बाहर निकल गया। शायद यह संकेत था कि यह समय सिर्फ हमारे लिए है। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। फिर मेरे पति, जिन्हें अब मैं दिवाकर नहीं बल्कि अपने दिल की धड़कन के रूप में महसूस कर रही थी, ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। मैं हैरान थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस बॉक्स में क्या था। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक नाजुक सा बेहद सुंदर हार था। उस हार में एक छोटे से दिल का लटकन था जो उनके प्यार का प्रतीक था। उन्होंने वो हार धीरे से मेरी गर्दन में पहनाया और मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाए, ज्योति, तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। हर दिन मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ और आज से हर पल तुम्हें इस खास एहसास में जीने देना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। उनकी आंखों की गहराई में डूबने जैसा एहसास हो रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों धीमी धुन पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो और बस हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। हर कदम के साथ मैं उनके प्यार को और गहराई से महसूस कर रही थी। शाम का वह जादू मेरे दिल को छू गया था। हमारे रिश्ते में एक नई रोशनी जगमगा उठी थी जो हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गई। उस रात ने मुझे एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार न सिर्फ छोटे छोटे लम्हों में होता है, बल्कि उन खास पलों में भी होता है जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करते हैं। ये जन्मदिन मेरे जीवन का सबसे रोमांटिक और यादगार दिन बन गया, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। ज्योति और दिवाकर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। पूरे कमरे में प्यार और गर्माहट की ऐसी लहर दौड़ रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे ही मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी उनकी आंखों में चमक रही थी, दिवाकर ने उसे और करीब खींचा। ज्योति, दिवाकर ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, आज की रात तुम्हारे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि अब हर लम्हा मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार से भरा हुआ देना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरा हूं। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि दिवाकर का हर शब्द सच्चाई से भरा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अब उसे दिवाकर के इरादों पर पूरा भरोसा था। तभी दिवाकर ने धीरे से उसे बैठाया और एक और छोटा बॉक्स निकाला जो पहले वाले से भी ज्यादा खास दिख रहा था। ज्योति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक और तोहफा नहीं है, ये हमारी आने वाली जिंदगी का प्रतीक है। ज्योति का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने बॉक्स खोला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बॉक्स में 2 छोटे से टिकट थे, किसी विदेशी देश की ट्रिप के। यह उनके हनीमून की तरह था, लेकिन इस बार एक नई शुरुआत के रूप में। हम कहाँ जा रहे हैं? ज्योति ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। पेरिस, दिवाकर ने जवाब दिया। प्यार के शहर में सिर्फ तुम और मैं। वहां एक ऐसा वक्त बिताने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होगा। ज्योति का दिल खुशी से झूम उठा। उसने दिवाकर को कसकर गले लगाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। दिवाकर ने उसके गालों को छुआ और फिर से उसे अपने पास खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे में खो जाने का फैसला किया और वह रात एक ऐसी रात बन गई
जिसे वे दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। कुछ ही दिनों बाद वे पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले थे। ज्योति का हर सपना साकार होने जा रहा था और वह इस नई यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे नए सफर की शुरुआत की, जहां उनके रिश्ते में और भी गहराई आने वाली थी। पेरिस की गलियों में घूमते हुए दोनों ने अपने रिश्ते की हर नई परत को महसूस किया। एफिल टावर के नीचे खड़े होकर दिवाकर ने फिर से ज्योति से वही सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस प्यार भरी दुनिया में चलने को तैयार हो? ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर सफर खास होता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और वह क्षण मानो समय के पन्नों में अमर हो गया। पेरिस की वो यात्रा उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय बन गई, जहां प्यार और विश्वास का बंधन और भी गहरा हो गया। पेरिस की यात्रा की शुरुआत ही बेहद रोमांचक थी। दिवाकर और ज्योति ने अपने सफर को पूरी तरह से खुली बाहों से अपनाया। वे हर दिन एक नए स्थान पर जाते, नए अनुभव लेते और अपने प्यार को और गहरा महसूस करते। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार किया था जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन वे दोनों मोंटमार्ट्रे की गलियों में घूम रहे थे। मोंटमार्ट्रे का यह इलाका कलाकारों और संगीतकारों के लिए मशहूर था। गलियों में चलते हुए अचानक ज्योति का ध्यान एक पेंटिंग पर गया। वह पेंटिंग उसे किसी गहरे भाव से जोड़ रही थी। पेंटिंग में एक महिला खिड़की के पास खड़ी थी, जिसकी आंखें आसमान की तरफ टिकी थीं, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो। ज्योति उस पेंटिंग की तरफ खींची चली गई। क्या हुआ ज्योति? दिवाकर ने पूछा, जब उसने देखा कि ज्योति अचानक चुप हो गई थी। मैं नहीं जानती, ज्योति ने जवाब दिया, पर इस पेंटिंग को देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे मैं इसे पहले से जानती हूं। दिवाकर ने हंसते हुए कहा, शायद यह तुम्हारी कलात्मक आत्मा बोल रही है। लेकिन ज्योति का ध्यान अभी भी उस पेंटिंग पर था। तभी पेंटिंग के मालिक, एक बुजुर्ग कलाकार, उनके पास आए और बोले, यह पेंटिंग आपकी तरह की महिलाओं के लिए ही बनी है। ज्योति हैरान रह गई। उसने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कलाकार ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पेंटिंग में छिपा राज वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में किसी खास मोड़ पर कुछ खोया हो और फिर उसे पाया हो। ज्योति को उन शब्दों ने भीतर तक हिला दिया। वह सोचने लगी, क्या उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा था जिसे उसने खोया था? तभी अचानक उसे अपने बचपन की एक पुरानी याद आई। बचपन में उसकी एक बेहद खास दोस्त थी, आर्या, जो एक दिन अचानक कहीं चली गई थी। आर्या का जीवन में आना और फिर अचानक गायब हो जाना ज्योति के दिल पर गहरी छाप छोड़ गया था, लेकिन वह वक्त के साथ उस याद को कहीं भूल चुकी थी। ज्योति ने पेंटिंग खरीदी और उस रात उसे आर्या की यादें परेशान करने लगीं। दिवाकर ने ज्योति को देखा। वह उसके चेहरे पर हल्की चिंता देख सकता था। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? ज्योति ने धीरे से कहा, दिवाकर, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुमने अचानक खो दिया हो? दिवाकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आर्या था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन वह बिना बताए कहीं चला गया। ज्योति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, दिवाकर, आर्या तो मेरी भी दोस्त थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। उनके सामने अचानक कई सवाल खड़े हो गए। यह संयोग था या किस्मत का खेल? क्या आर्या ने ही उन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए अपनी जगह छोड़ी थी? दिवाकर ने ज्योति का हाथ पकड़ा और कहा, शायद आर्या ने ही हमें एक साथ आने का रास्ता दिखाया हो। ये जीवन अजीब मोड़ लेता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी हो, हम साथ हैं और यही सबसे खास है। ज्योति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसी कारण हमें पेरिस आना था, ताकि हम अपने बीते हुए पलों को फिर से जोड़ सकें और अपने रिश्ते को और गहरा कर सकें। उस रात एफिल टावर के नीचे खड़े होकर ज्योति और दिवाकर ने यह फैसला किया कि वे अपने पुराने दोस्त आर्या को ढूंढेंगे। यह सफर अब सिर्फ उनकी रोमांटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दोस्त की खोज भी थी जिसने कभी उनके जीवन में खास जगह रखी थी। ज्योति और दिवाकर का यह सफर अब और भी रोमांचक और भावनात्मक हो गया था। प्यार ने उन्हें साथ लाया था, लेकिन अब उनके जीवन में नए सवाल और नए रास्ते खुल गए थे।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। उस दिन भाई को उस गोरी अंग्रेजन के साथ वह सब कुछ करते देखा तो मेरा भी दिल मचल उठा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मुझे भी ख्वाहिश होने लगी कि मेरे भाई का दोस्त दानिश भी मेरे साथ यह सब करे जो भाई उस गोरी अंग्रेजन के साथ कर रहे थे। लेकिन शायद वह तो पत्थर का बना हुआ था। मगर मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। रात को जब वह घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और उसके पीछे पीछे ही उसके कमरे में चली गई। मैंने उसको अपने दोनों हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में भरा था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द कर लिए थे। उसके ऐसा करने से मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। मुझे आज एक नए मजे से लुत्फ आनंद हो रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी इंतहा में पहुंच जाऊं। थोड़ी देर के बाद वह उठा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक तो मैं उसको गौर से देखती रही तो वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। वह मेरी बेचैनी समझ गया था। उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतारे और फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने, हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रोशनी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई आई हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई आदित्य और उनका एक दोस्त मोहित भी रहता है। मेरा भाई 4 साल से कनाडा में है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से उसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और इसी फ्लैट में रहती हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, नीली आंखें और लंबे बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास वालों और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन मुंबई के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ पर आ गई, जहाँ मेरा भाई पहले से ही मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से हॉस्टल रहूं ताकि खुलकर अय्याशियां कर सकूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त एक शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त मोहित मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। 5 फुट 10 इंच कद वाला, गोरे रंग का खूबसूरत सा नौजवान, तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गजब का खूबसूरत ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वह मुझसे कभी कभार करता था। वह उस वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो मोहित भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब मेरा भाई आदित्य घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कतराता था और मुझे नजरअंदाज कर देता, जैसे कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वह मुझे नजरअंदाज करता तो मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती ही जाती। मैं जब भी उसे देखती तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मुझे इस बात का भी खतरा था कि मैं अगर कभी इसके साथ कोई बात करूंगी तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उसको लिफ्ट कराती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। यह लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खुराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई आदित्य कई बार वीकेंड पर क्लब वगैरह जाता और जब वापस आता तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती, लेकिन मोहित ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब हुई और वह दिन भर घर पर ही रहा। उस दिन मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसको लाकर दी। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप देकर उसी कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी।
वह मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वह मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं भी एक तक लगाकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वह मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मुझे दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तो न जाने उसके बारे में क्या सोचती रहती हूँ और वह मुझे बहन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है ना, तो मेरी इस बात पर वह खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। तो वह कहने लगा, प्लीज ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देगा। मैं यह नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए, तो मैंने उसको कहा कि तुम उसकी फिक्र ना करो और ये बात मुझ पर छोड़ दो। उस रोज मुझे काफी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में लगी दहशत को दूर करना था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मोहित के साथ कोई कामयाबी न मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहली वाली जॉब से ज्यादा तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वह यह जॉब ना करें और रात के वक्त घर में कैसे अकेली रहूंगी, तो मेरा भाई कहने लगा, अकेली क्यों, मोहित भी तो घर में ही होता है। उस वक्त मोहित भी हमारे पास ही मौजूद था। तो मैंने भाई से कहा कि मोहित तो ऐसे रहता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ तो मैं बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन मोहित तो मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी बात सुनकर आदित्य भाई हंसने लगे और मोहित से मुखातिब होकर कहा, क्यों भाई? मोहित, क्या बात है बहन, तुम्हारी शिकायत कर रही है? तो मोहित एक बार नजर उठाकर पहले आदित्य भाई को देखने लगा और फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें झुका ली। मैंने कहा कि यह तो ऐसे मुझसे भागता है जैसे मैं इसको खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए हैं। मोहित ने मुझसे कभी ठीक से बात तक नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई, जब कभी आप घर ना हो और मोहित घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर यह तो फौरन बाहर निकल जाता है। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आया करेगा। मेरी बात सुनकर आदित्य भाई हंसने लगे और मोहित को एक बार फिर मुखातिब करके कहने लगे, मोहित, मुझे तुम पर और अपनी बहन पर, दोनों पर पूरा विश्वास है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा बहन को अकेले होने का एहसास नहीं होने दोगे। भाई की बात सुनकर मोहित बोला, आदित्य, असल में बात यह है। उसने अपनी बात शुरू ही की कि आदित्य भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह टॉपिक बंद करो और बहन, तुम जाओ, चाय बनाकर लाओ। मैं उठकर किचन में गई। वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था और दोनों कह कहे लगाकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उनको हंसते हुए देखकर पूछ लिया कि कौन सी बात पर इतना हंसा जा रहा है। तो आदित्य भाई बोले, मोहित के ऑफिस में एक अफ्रीकन लड़की उसको लिफ्ट करा रही है, मगर ये मान ही नहीं रहा। मैंने इसको कहा है कि खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, तो भी नहीं मान रहा। आदित्य भाई की बात सुनकर मैं बोली, मोहित के लिए तो नहीं आदित्य भाई, आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर फिर कहकहाने लगे और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। इसी दौरान मैंने नोट किया कि मोहित बात करते करते चोर आंखों से मुझे देख रहा है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में यह पहली बार था कि मोहित मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था। भाई ने मोहित से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए बहन को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करो और वापसी में ये खुद आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी करूंगा, तुम उसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और बहन, तुम भी दानिश को ज्यादा तंग मत करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ते के बाद मोहित जॉब पर जाने लगा तो मैं भी फट से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा और एक नजर मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वह गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, मोहित, आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास आऊंगी। और मैंने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ
और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। वह मेरी बातें खामोशी से सुनता मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो आदित्य भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को मोहित आया तो मैंने उसको चाय बनाकर दी। इतने में आदित्य भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या तैयारी है, तो आदित्य भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर जा रहा हूँ। बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि मोहित अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे मैंने मोहित के कमरे का दरवाजा खोला और उसे कहा कि आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? क्या अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखें। मेरी बात सुनकर मोहित मुस्कुराया और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गया और कहने लगा, तुम आधा घंटा इंतजार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप कुछ नहीं लाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम बाहर ही खाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मेरी तरफ देखने लगा और बोला, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं कपड़ा चेंज कर लूं। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उसके करीब आकर उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे दूर क्यों रहते हो? चलती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई और मोहित गाड़ी चलाने लगा। फिर उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वह बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ किसी करीब पार्क में चलते हैं, वहीं बैठकर खाएंगे। वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया और कुछ देर बाद घर पर आ गए। मगर इस दौरान भी उसने कोई बात नहीं की। दूसरे दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। उन्होंने कहा, क्यों? तो मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही आज मेरा आउटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से मुंबई आई हूं कभी भी आप मुझे आउटिंग के लिए नहीं लेकर गए हैं। रोशनी, मैं तो लेकर नहीं जा सकता, तुम मोहित के साथ चली जाना, वह तुमको ले जाएगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई तो चले गए तो मैं उठकर ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से मुंबई आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। खैर, अब मैं मोहित का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वह आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए अटक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वह संभल गया और अंदर दाखिल हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने उससे कहा, मोहित, आज कहीं आउटिंग के लिए ले जाएं, तो वह मुझे बगैर देखे हुए कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। ये कहकर वह तैयार होने चला गया। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। हम लोग मुंबई की एक बड़े क्लब के बाहर में पहुंच गए, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज आवाज में इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था और हम दोनों वहीं पर बैठ गए। म्यूजिक और डांस करते लड़के लड़कियों को देख रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी मोहित के साथ डांस करूं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने मोहित से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेंगे। वह कहने लगा, तुम बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करूं, लेकिन मैं मोहित की मौजूदगी की वजह से खामोश थी। आखिर मैंने हिम्मत करके मोहित से कहा, मोहित, चलिए आप और हम भी डांस करें। उसने कहा, रोशनी, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो, मैं इसलिए तुमको नहीं ला रहा था। मैं बोली, अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा डांस कर ले। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वह बोला, चली जाओ। मैं उठकर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। मुझे एक सुरूर सा महसूस हो रहा था। डांस के दौरान ही अचानक एक अफ्रीकी लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस की दावत दी।
मैंने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके साथ डांस करने लगी। अचानक ही उस लड़के ने डांस करते करते मुझे छूना शुरू कर दिया। 1-2 बार मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन वह बाज नहीं आया। तो मैं डांस छोड़कर वापस आने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मैं मोहित की तरफ देखने लगी। उसने मुझे उस हालत में देखा तो उठकर आया और लड़के को न जाने क्या क्या कहा और मुझे बाजू से पकड़कर टेबल पर लेकर आ गया। यहाँ आते ही उसने मुझे अच्छी खासी बातें सुनाई, लेकिन मैं चुप रही। मोहित मुझे पकड़कर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगा। सुबह मैं 9 बजे के करीब उठी तो वहीं हॉल में आदित्य भाई और मोहित बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि मोहित ने सब कुछ भाई को बता दिया होगा और अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। आज ही भाई मेरी वापसी की टिकट करवाकर मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। खैर, मैं बाहर निकली। मोहित और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, हम सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सोना था, लेकिन मोहित ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को क्लब गए थे। रोशनी, तुमने देखा ना, मोहित बहुत अच्छा डांस करता है। मैं घबराई हुई थी, कुछ नहीं बोली। किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास आ बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात की ड्यूटी होने की वजह से भाई दिन में ही नींद पूरी करते थे और मैंने चोर नजरों से मोहित की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने नजरें नीची कर लीं और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको सॉरी कहा। उसने कहा, किस बात की सॉरी? वो मैंने आपको रात को बहुत तंग किया था ना, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, आपने रात वाला वाकया भाई को भी बता दिया है या नहीं? उसने कहा, नहीं, वैसे तुम कल वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और उसकी तरफ देखने लगी। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी। आखिरकार मैं जीत गई थी। मोहित मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उससे अपनी तारीफ सुन रही थी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर उल्टी होकर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसको जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया। अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब हर रोज हम लोग किसी न किसी जगह आउटिंग के लिए जाते, लेकिन कभी भी मोहित ने मुझे छुआ भी नहीं था। दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं गई। मोहित अपनी जॉब पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी थी, जबकि आदित्य भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा, भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खुला होगा। कुछ देर के बाद मुझे टीवी लॉज से आवाजें आने लगीं। उनमें भाई के साथ किसी लड़की की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जुबान में कुछ बोल रहे थे। मैं जल्दी उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो आदित्य भाई एक गोरी अंग्रेजन के साथ बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही वह एक दूसरे के साथ लिपट गए और मेरा भाई उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शायद भाई को लगता था कि मैं अपने कॉलेज गई हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने रूम में ही थी। मुझे हैरान हुई कि आखिर वह दोनों कमरा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे कदमों से भाई की खिड़की के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर झांक कर देखने लगी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर मचल उठा। उन दोनों को वह सब करता हुआ देखकर मुझे मोहित की याद आने लगी। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई अपने कमरे के पास आ गई। मैं दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वह गोरी अंग्रेजन 1 घंटे से ज्यादा हमारे घर में मौजूद रही और फिर चली गई और भाई अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको उस गोरी अंग्रेजन के साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद मोहित आया और हम लोग आउटिंग के लिए बाहर निकल गए, जहां मैंने तमाम वाकया से मोहित को आगाह किया। तो उसने बताया कि इस लड़की की तुम्हारे भाई के साथ काफी समय से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वह रोज घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आदित्य ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी आदित्य को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसलिए उसको बुला लिया। खैर,
तुम उसके सामने यह जाहिर ना करना कि तुमने उसको देखा है, वरना वह शर्मिंदा हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मगर मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। मोहित रात को जब वह घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया, मैं भी उठी और उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई और पीछे से मैंने उसको अपने हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में लिया था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द कर लिए थे। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। थोड़ी देर के बाद वह उठा और मुझे भी बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। चंद लम्हे में उसको गौर से देखती रही तो वह मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल निढाल सी हो गई और आंखें बंद करके लेटी रही। उसने अपने हाथों से मेरे गाल थपथपा कर कहने लगा, उठो और अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली जाओ। थोड़ी देर बाद आदित्य आने वाला होगा। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और वापस आकर कपड़े पहनने लगी और अपने कमरे में आकर लेट गई। उस रात भी जब आदित्य भाई जॉब पर चले गए तो मोहित मुझे अपने कमरे में ले गया, लेकिन मैंने उसको कुछ न करने दिया क्योंकि मुझे अभी भी तकलीफ महसूस हो रही थी। उस अगले रोज मोहित ने फिर मेरे साथ वो सब किया। अब तो हर रोज ही हम लोग इकट्ठा सोने लगे थे। तकरीबन 2 महीने बाद आदित्य भाई को शक हो गया कि मेरे और मोहित के बीच कुछ चल रहा है। मेरे भाई ने इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मोहित से बात की तो उसने भी इनकार कर दिया, लेकिन आदित्य भाई ने कुछ दिनों के बाद मोहित से कहा कि वह अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले, जिस पर मोहित यहाँ से किसी और जगह चला गया और भाई ने भी रात की जगह दिन की ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर दी थी। अब भी मैं मोहित के साथ कभी कभी भी दिन के वक्त मिल लेती हूँ, लेकिन इसके बाद उसके साथ सिर्फ 1-2 बार ही वह सब करने का मौका मिला। लेकिन कुछ दिन बाद भाई को सब पता चल गया। उन्होंने घर पर बात की और हम दोनों की शादी तय कर दी। कुछ महीनों बाद ही हमारी शादी हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।